नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे साहित्य में हिंदी और उर्दू के योगदान पर। इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं हिंदी के अलावा जो शख्सियत हैं हमारे साथ, डॉक्टर शैब्या त्रिपाठी। आप प्राध्यापक हैं बरेली कॉलेज बरेली में उर्दू विभाग की, और साथ में हैं डॉक्टर दीप्ति भारद्वाज। आप हिंदी वक्ता हैं, लेखिका हैं और हिंदी की विचारक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। सबसे पहले डॉक्टर शैब्या त्रिपाठी, चूँकि आप उर्दू से जुड़ी हुई एक ऐसी शख्सियत है हमारे स्टूडियो में मौजूद, जो न सिर्फ उर्दू से जुड़ी है बल्कि उर्दू की शिक्षा भी लोगों को देती है, उर्दू का ज्ञान भी देती है। अगर हम अपने जो हमारा समाज है, जो हमारा परिवेश है, उसमें मौजूद भाषाओं की बात करें तो हिंदी और उर्दू आपस में पिरोई हुई सी लगती है। कई शब्द और कई वाक्य ऐसे हैं जिनमें हमें उर्दू और हिंदी के शब्दों को मिलाकर प्रयोग करना ज़रूरी हो जाता है। अगर आपके शब्दों में हम जानना चाहें कि उर्दू किस तरह की भाषा है और उर्दू आज हमारे समाज के लिए कितनी ज़रूरी हो गई है, तो क्या बताएंगे आप? सर, इसके लिए सबसे पहले तो उर्दू का एक परिचय मैं आपको देना चाहूँगी कि उर्दू के लिए जो ये एक आम धारणा है कि ये एक विदेशी भाषा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुई। उर्दू के जो माहिर लिसानियात हैं, जो भाषाविद हैं, वो ये तो कहते हैं कि उर्दू भारत में किन अलग अलग जगहों पर पैदा हुई, जैसे कहते हैं कि सिंध में या पंजाब में या ब्रज में, लेकिन कोई भी भाषाविद उर्दू का ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान से बाहर उर्दू पैदा हुई। तो उर्दू जो है वो भारतीय भाषा है। इसकी लिपि फारसी है और फारसी लिपि की वजह से कहीं कहीं हमें ये गलत ख्याल हमारे दिमाग में होता है कि उर्दू भारत की भाषा नहीं है। उर्दू की उत्पत्ति जो हुई वो जब हमलावर आए बाहर से, वो सिंध और पंजाब होते हुए दिल्ली तक पहुंचे, तो उनके साथ वो उनकी जो भाषा थी वो तुर्की थी या फारसी थी। जब उनके साथ आने वाली भाषा का यहाँ की अपभ्रंशों में मेलजोल हुआ तो एक अवामी बोली पैदा हुई, अवाम की बोलचाल की भाषा। क्योंकि फारसी थी उस वक्त, फारसी जो थी वो खवास की जबान थी, विशिष्ट वर्ग की भाषा थी। तो एक अवामी बोली पैदा हुई जिसे हम पुरानी उर्दू या कदीम उर्दू कह सकते हैं। धीरे धीरे उस उर्दू को जो है वो खड़ी बोली ने एक बेस, एक बुनियाद फराहम की। खड़ी बोली और उसके आसपास की जो जबानें थीं, जब वो उस अवामी बोली में मिलती गईं तो उसने धीरे धीरे करके उर्दू का रूप लिया। यही भाषा जब दक्कन में गई, साउथ में गई इंडिया के, तो वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस से, वहाँ की मकामी जबानों से मिलकर वो दक्कनी बनी। और धीरे धीरे यहाँ तक आते आते जब अंग्रेज आते हैं यहाँ पर, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है, उसके पहले तक उर्दू ही चलन में थी और वही फारसी लिपि ज्यादा चलन में थी। हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी तबका हो, वो उस लिपि में माहिर था। पुराने जमाने में शिक्षा भी उर्दू में ही दी जाती थी। वही पर्शियन लिपि थी और उर्दू में शिक्षा दी जाती थी। लेकिन जब फोर्ट विलियम कॉलेज की शुरुआत हुई तो हिंदी और उर्दू के दो अलग अलग विभाग या शोबे शुरू किए गए और वहां से हिंदी उर्दू दो अलग भाषाओं के रूप में जन्म लेना शुरू करती है। तो उर्दू एक भारतीय भाषा है, अवामी बोलचाल की भाषा है। सिर्फ लिपि इसकी फारसी है जो आज हमें थोड़ी कठिन मालूम होती है, इसलिए उर्दू थोड़ा कम सीखने में आती है या बोलने में हम आज भी उर्दू का ही प्रयोग करते हैं। और कदीम उर्दू को आज से 200 साल 300 साल पहले उसे हिंदुस्तानी या हिंदवी ही कहा जाता था। अमीर खुसरो अपनी भाषा को हिंदवी कहते हैं और वो उर्दू का ही आरंभ हम उनसे मानते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर शैब्या त्रिपाठी के शब्दों में उर्दू भारतीय भाषा है, जबकि समाज में ऐसी धारणा भी है कि उर्दू भारत की भाषा नहीं है। डॉक्टर दीप्ति भारद्वाज, आप लेखिका हैं, हिंदी वक्ता हैं, आप विचारक हैं। हिंदी के लिए ये कहा जाता है कि हिंदी का उदय संस्कृत से हुआ, क्योंकि संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है, हमारे भारतवर्ष की नहीं बल्कि पूरे दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा कही जाती है। हिंदी के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदी संस्कृत से जन्म लेती है, ये एक सामान्य धारणा है और ये इतिहास सम्मत भी है जी। लेकिन हिंदी का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व बनता चला गया और संस्कृत का अपना एक अस्तित्व रहा और संस्कृत से अपभ्रंश होते हुए पाली प्राकृत होते होते हम लोग हिंदी की तरफ को यात्रा करते हुए आए हैं और ये एक लंबी यात्रा थी। और किसी भी भाषा का जब जन्म होता है
तो उसके वो कभी अचानक से जन्म नहीं लेती, वो एक लंबी यात्रा के दौरान पैदा होती है और उसमें बहुत सारी बोलियों का योगदान होता है। और जो हिंदी है उसमें 18 बोलियों का योगदान है और 18 बोलियों के योगदान का परिणाम ये हुआ कि भाषा को वो सशक्त करती चली गई, चाहे वो छत्तीसगढ़ी हो, चाहे बुंदेलखंडी हो, चाहे मगही हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे ब्रज हो, चाहे अवधी हो। तो ये इस तरीके की जो राजस्थानी है और इस तरीके की जो भाषाएं थी, इन्होंने हिंदी को मजबूत किया और ये जो बोलियां थी, इन बोलियों के कारण से हिंदी मजबूत हुई और हिंदी को आधार मिला। उर्दू भी चूंकि हिंदी अपना एक विस्तृत रूप पहले ही ले चुकी थी और उर्दू एक बोली के रूप में है जी, जिसको मुझे नहीं मालूम कि साहित्यकारों ने क्यों इसको अलग अलग दो पैरेलल उसके रूप में इसको दिखाया है, जबकि ये हिंदी का ही एक रूप है। और हिंदी में जिस प्रकार से हम ब्रज की बात करते हैं, जिस प्रकार से हम राजस्थानी की बात करते हैं, जिस प्रकार से हम बुंदेलखंडी और छत्तीसगढ़ी की बात करते हैं, जिस प्रकार से हम अन्य बोलियों की बात करते हैं जो उत्तर भारतीय भाषाएं कहलाती हैं, उन सारी भाषाओं के बोलियों के साथ उर्दू भी उनमें से एक कारण है, एक बोली है। और इसका एक जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आधार रहा कि इसको भौगोलिक रूप से लोगों ने बांटने की कोशिश की, लेकिन जो भारत की में बोली जाने वाली उर्दू है वो पाकिस्तान की उर्दू से बिल्कुल अलग है। अच्छा। हाँ, और जो चूंकि इसकी उत्पत्ति भारत में हुई है और भारत में अगर किसी चीज की उत्पत्ति हुई है तो निश्चित तौर पर वो भारतीय भाषा है और वो हिंदी की ही बोली है, बस लिपि का फर्क है। अगर आप उसे साहिर लुधियानवी को अगर आप हिंदी लिपि में पढ़ते हैं, देवनागरी में पढ़ते हैं, तो वो हिंदी के कवि हैं जी। उनको आप उर्दू का कवि नहीं कह सकते। लेकिन अगर वही लिपि जाकर के बदल जाती है तो वो अगर वो लिपि जो है वो उसमें लिख करके अरेबिक हो जाती है तो वो जाकर के फिर उर्दू के कवि हो जाते हैं। तब वहां पर लिपि का भेद है, लेकिन वो व्यक्ति मतलब इसको मैं इस तरीके से भी कह सकती हूँ कि ये हिंदी को समृद्ध करने के लिए ही आने वाले दौर विगत वर्षों में जो भाषा थी उस भाषा ने उर्दू के रूप में अपने आप को विस्तार पाया और हम लोगों के जीवन में रच बस गई और हम उसे अपने से अलग नहीं कर सकते। चाहे मैं अगर रसखान की बात करूं या मैं रैदास की बात करूं या मैं अमीर खुसरो की बात करूं, तो ये सारे लोग सब ऐसे निकल करके आए थे जो जिनका मजहब इस्लाम था, लेकिन उन्होंने अपनी बोली को वहाँ की जो ब्रज बोली थी या वहाँ की जो हिंदवी थी या जो वहाँ की आम भाषा थी, उसमें ही उन्होंने अपने साहित्य को लोगों के सामने पहुंचाया और वही उसी भाषा ने ही हिंदी को समृद्ध करना शुरू किया। बिल्कुल, हिंदी का ही एक अंग है आपके शब्दों में उर्दू, और हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें बहुत ज्यादा लचीलापन है, बहुत ज्यादा स्वाभाविकता है। जिस क्षेत्र में जहाँ जिस तरह प्रयोग की जाती है हिंदी उसी का रूप ले लेती है। वहीं उर्दू के विषय में जैसा आपने कहा कि भारत की ही भाषा है उर्दू, लेकिन उर्दू जब भारत में बोली जाती है या उर्दू का प्रयोग भारतवर्ष में कहीं भी होता है तो उसकी शैली या उसका जो तरीका है लगभग एक जैसा रहता है। क्या कहेंगी डॉक्टर शैब्य त्रिपाठी इस विषय में? जी, पहले तो मैम से मैं थोड़ा सा इसको स्पष्ट करना चाहूँगी कि उर्दू और हिंदी का मसला बहुत ही उलझा हुआ है जी। हम उसे हिंदी की बोली कहें तो फिर हम उस वक्त ये ध्यान रखें कि लिपि हिंदी की नहीं थी बिल्कुल। और उस जमाने में सभी भारतीय भाषाओं के लिए हिंदवी का शब्द चलता था, या हिंदी मतलब हिंदुस्तान की भाषाएं, तो हम उसे हिंदी की एक बोली के रूप में आज नहीं समझ सकते। आज यानी कि जब से फोर्ट विलियम कॉलेज बना, जब से हिंदी और उर्दू अभी तक क्या है, आज भी अगर हम हिंदी और उर्दू को देखें तो 75% जो इनके अल्फाज हैं, जो जखीरा अल्फाज है वो सेम है। 25% हिंदी में देवनागरी संस्कृत शब्द आ जाते हैं और 25% उर्दू में फारसी और अरबी के शब्द आ जाते हैं। दोनों की ग्रामर, दोनों के जो जुमले हैं, सेंटेंसेस हैं, उनकी साख्त, उनके संज्ञा, सर्वनाम, उनके फेल, क्रिया सब एक से हैं। लेकिन इसके बावजूद 1800 के बाद फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बाद पर्शियन की जगह पहले उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। ठीक है, जो नई हिंदी या आज जिसे हम खड़ी बोली हिंदी कह रहे हैं, हम हिंदी की तारीख को जितना पीछे ले जाएंगे तो उस हिसाब से हमें ये लगेगा कि ये हिंदी की बोली है जी। आज की जो हिंदी और उर्दू है उसे हम देखें तो 1800 से ही अपने अपने रास्ते पर चल पड़ी।
1800 के बाद 37 में पर्शियन की जगह उर्दू को संयुक्त प्रांत की ऑफिशियल भाषा कहा गया। 1857 में अंग्रेजी और उर्दू दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया। 1900 जब आया तब अंग्रेजों ने हिंदी और उर्दू को समान दर्जा दिया जी। उसके पहले रिकॉग्नाइज उसे नहीं किया था। हिंद की सारी बोलियां हिंदी हैं, ये बात मानी जाती थी, लेकिन वहां से फिर एक सियासी रंग भी होने लगा। भारत भी विभाजन की ओर बढ़ने लगा। टू नेशन थ्योरी जो थी हमारी, द्विराष्ट्र का सिद्धांत, वो उपजने लगा। तो फिर अंजुमने उर्दू बनने लगी, नागरी प्रचारणी बनने लगी। वहां से दो धारे हो जाते हैं। उसके पहले की बिल्कुल मैं मैम की बात से मुत्तफिक हूँ कि हिंदी की बोली अगर कहें तो फिर वो हिंदी आज की हिंदी नहीं है, वो आज की आधुनिक हिंदी, आज की खड़ी बोली हिंदी नहीं है। वो हिंदी है अपनी बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज, खड़ी सारी भाषाओं को लेते हुए उसको हम उर्दू भी, उसका भी ढांचा उर्दू से मिलता था, लेकिन लिपि क्योंकि बिल्कुल नहीं मिलती है, इसलिए उर्दू को उसकी एक बोली स्वीकार करना मुश्किल होता है। जी, जहाँ तक आपने लिपि की बात की है तो हिंदी की लिपि देवनागरी है जी। वहीं उर्दू की जो लिपि है उसे नस्तालीक कहा जाता है। तो अगर हम लिपियों पे जब जाएंगे तो हमें फिर भाषा की गूढ़ता में जाना होगा, कहीं ना कहीं हमें भाषा के व्याकरण में जाना होगा। डॉक्टर दीप्ति भारद्वाज, चूंकि हमारी व्याकरण हिंदी और उर्दू की आपस में मेल खाती है, इस वजह से शायद हम ये कह सकते हैं कि दोनों एक जगह से उद्घाटित हुई प्रतीत होती हैं, लेकिन वास्तव में दोनों भाषाएं बहुत अलग अलग हैं। अगर हम बात करें आज़ादी के दौर की, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, संविधान लिखा गया, उसके बाद देश में जो कानून बना, आज भी वो कानून स्थापित है। आज भी अदालत में जो न्यायालय में जो कार्यवाही होती है वो उर्दू में ही ज़्यादातर होती है। यहाँ तक कि जो जमीन जायदाद के जो कागजात हैं उनमें भी उर्दू भाषा का प्रयोग होता है। तो किस तरह घुसी हुई है ये कहें किस तरह पिरोई हुई है हिंदी में उर्दू, आप क्या मानती हैं? इसे हिंदी की समृद्धता मानेंगी या फिर एक आवश्यकता मानेंगे कि उर्दू हमारी ज़रूरत भी है? मैं इसे हिंदी की समृद्धि के रूप में ही देखती हूँ जी। और जब भी हमारे देश पर जब आक्रमण हुए, मुगलों के आक्रमण हुए और मुगल जब अपनी ज़बानें लेकर के यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर उसके माध्यम से वार्ता करना शुरू की, तो भारतीयों का एक बहुत ही स्वाभाविक गुण था कि वो अपनी चीज को हमेशा हे दृष्टि से देखते थे और वो दूसरे बाहर से आई हुई हर चीज को हमेशा प्राथमिकता देते हुए और उसे सिर माथे बिठाते थे। ये उनकी, ये भारत की एक आज तक बनी हुई एक धारणा है और उसमें भारत रचा बसा भी है, उसी तरीके से चल भी रहा है। तो उसमें जो विदेशी आक्रांता आए, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया और उसके बाद में उन्होंने यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, तो धीरे धीरे उनकी जो भाषा थी वो हमारे जो राजकाज की भाषा होती है जी, है ना, तो वो भाषा फिर जनमानस की भाषा भी बनना शुरू हो जाती है। और जब और धीरे धीरे वही भाषा जो है वो व्यवहार में आने लगती है और वही भाषा फिर बोली के रूप में, वही साहित्य भी उसी में सृजन होता है, लोग भी उसी में ही बात करना शुरू करते हैं। तो निश्चित तौर पर जो न्यायालय की भाषा थी, एक लंबे अरसे तक हम लोगों ने मुगलों का शासन अपने देश पर देखा, हजारों वर्ष का शासन रहा उनका, और उसके बाद में 200 वर्ष का हमारे अंग्रेजों का शासन हम लोगों ने देखा। तो जो भाषाओं का विकास हुआ वो इन सारी धाराओं के बीच में से होता हुआ ये राजनीतिक जो पृष्ठभूमियां बनती चली गई, तो उनका आधार लेकर के भाषा ने अपना विकास किया है। तो संस्कृत से चूंकि पाली निकली, प्राकृत निकली, फिर अपभ्रंश हुई, अपभ्रंश से फिर हम लोग हिंदी की तरफ, खड़ी बोली हिंदी की तरफ बढ़े। तो ये जो यात्रा थी, इस यात्रा में राजाओं की इच्छा जिस भाषा को स्वीकार करने की होती थी, उस भाषा में ही आदेश लिखना शुरू होते थे, उसी भाषा में न्याय की प्रक्रिया शुरू होती थी और वही भाषा फिर आम जनता की भाषा बन जाती थी। ये जो बात आप कह रही हैं, ये तो प्राचीन इतिहास से जुड़ी हुई बात है। हम आज़ादी के बाद की अगर बात करें तब भी उर्दू कहीं ना कहीं अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज भी दस्तावेज उर्दू में मिलते हैं, या तो अंग्रेजी में लिखे हुए मिलेंगे या उर्दू में लिखे हुए मिलेंगे। तो ये एक मैं उसे कह सकती हूँ कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भी होता है ना। ये आप चूंकि जब तक कि आप किसी भी, आपको आजादी मिली, आजादी के साथ आपको इस चीज की भी आजादी मिलनी चाहिए थी कि जो आपकी चीजें हैं,
उनको गौरव प्राप्त हो, आपकी भाषा को गौरव प्राप्त हो, आपकी संस्कृति को गौरव प्राप्त हो, आपकी परंपराओं को गौरव प्राप्त हो, वो नहीं हुआ। तो लड़ाई लगातार इन्हीं चीजों को लेकर के चलती रही और भाषाई लड़ाई एक लंबे समय से चली। पहले तो दक्षिण वाले भी हिंदी को बहुत स्वीकार करते थे और दक्षिण ने ही हिंदी का आंदोलन खड़ा किया, और आज स्थिति ये है कि कोई दक्षिण भारतीय हिंदी बोलने के लिए तैयार नहीं होता और वो कहता है कि हम पर थोपी जा रही है। तो ये राजनीतिक लाभ के लिए जो कार्य किए गए, उन राजनीतिक लाभ के कार्यों ने देश को बर्बाद करने का और जनमानस में विष घोलने का काम किया। भाषा हमेशा हमें समृद्ध करती है, भाषा हमारी संस्कृति का प्रवाह को आगे ले जाती है। तो हम, जैसे मैं बरेली की हूँ, मैं आपको बहुत सामान्य तरीके से समझा सकती हूँ कि जैसे मैं बरेली की हूँ, तो बरेली की जो मूल भाषा है वो हिंदी, उर्दू, पंजाबी मिक्स है है ना। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा प्रभाव ब्रज का भी है, क्योंकि हम ब्रज में आते हैं, ब्रज का मुहाना हमारा कहलाता है। तो हम, और बिल्कुल लगी हुई हमारी अवधि शुरू हो जाती है। तो बरेली की जो लोकल लैंग्वेज है वो इसी से ही जुड़ी हुई है कि हम इन सारी चीजों, लेकिन अगर आप अब व्यवहार की बात करेंगे तो बच्चे जो हैं वो अंग्रेजी बोलने में ज्यादा माहिर हो गए हैं, बजाय कि वो अपनी लोकल लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर पाए। और यहाँ के पुराने शहर में जिस भाषा का प्रयोग होता है वही सेम भाषा हैदराबाद में बोली जाती है। तो हमें भाषा से हैदराबाद की जो हिंदी है उसको साथ में अपने आप को तादाद में बिठाने में दिक्कत नहीं होती है। कहीं ना कहीं बोलियों की बात करें तो हम विडंबना में उलझी हुई प्रतीत होती है हमारी भाषा हिंदी। हम राजनीतिकरण का शिकार है ना। बोलियां आपस में स्पष्ट हैं, साफ हैं, हम राजनीतिकरण का शिकार हैं। भाषाएं जब राजनीति का शिकार होती हैं तो वो समृद्धि नहीं पा पाती। इसीलिए इतने लंबे समय तक हिंदी जो है, कितने, जब से आजाद हुआ देश तब से हिंदी सप्ताह हम मना रहे हैं, है ना, हिंदी का पखवाड़ा हम मना रहे हैं, और ये पड़ती भी श्राद्ध के महीने में आकर के है। तो लोग मजाक में इसको कहते भी हैं कि हिंदी का श्राद्ध किया जा रहा है। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमने उसको संरक्षण देने की बजाय उसका मखौल उड़ाना शुरू किया। उसे जनमानस की भाषा बनाने की बजाय हमने उसको सिर्फ एक राजनीतिक और सरकारी कार्यक्रम के रूप में उसे देखना शुरू कर दिया कि ये भाषा का संरक्षण बस यहीं तक सीमित है कि 2 कार्यक्रम होंगे, उसमें प्रतियोगिताएं जीती जाएंगी और उसके बाद में हम उसमें अवार्ड हो जाएगा और हमारा हिंदी के लिए दायित्व पूरा हो जाता है। जी, सरकारी दफ्तरों में यही ट्रेंड चला, जारी है। जबकि हिंदी बहुत ही अच्छी, बहुत ही मृदु भाषा है और हिंदी कई भाषाओं को अपने आप में समेटे हुए है। जैसा कि आपने कहा, एक बड़ी प्रचलित कहावत है कि घर की खाण खुरखुरी लागे, बाहर को गुड़ मीठो, वो वाली बात आपने बताई है हिंदी के विषय में विशेष तौर से। अगर हम साहित्य में योगदान की बात करें तो हिंदी के जो साहित्य की रचना हुई है, भले ही हिंदी उर्दू दोनों में समाहित होकर बोली जाती हैं, व्यवहारिक भाषाएं बन गई हैं और दोनों एक हैं, एक सी ही प्रतीत होती हैं, लेकिन साहित्य का जब सृजन हुआ दोनों भाषाओं में तो वो कहीं बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अलग अलग हैं। डॉक्टर शाबिया त्रिपाठी, उर्दू का जो साहित्य है उसके विषय में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? किस तरह से साहित्य का सृजन हुआ है उर्दू में? उर्दू साहित्य को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये एक मिली जुली तहजीब को दिखाता है जी। जो हमारी सामाजिक संस्कृति है भारत की, ये उस पर बात करता है। और उर्दू जो एक पुल का काम करती है अरबी, फारसी और हिंदी के मध्य। तो उर्दू अरबी फारसी से भी लेती है, हिंदी की बोलियों से, यहाँ की भाषाओं से भी लेती है और तब एक ढांचा अपने साहित्य का तैयार करती है जी। तो यहाँ पर हमें वो चीज़ मिली जुली संस्कृति या गंगा जमनी तहजीब नजर आती है। विधाओं की बात करते हैं हम, तो विधाएं अरबी फारसी से भी हैं, मरसिया, मसनवी, कसीदा, रुबाई, कथा और सबसे ज्यादा मशहूर जो है गजल, जिसे हिंदी में भी अपनाया गया। दुष्यंत कुमार बहुत बड़ा नाम गजल का हुए और हिंदी से भी लेती है, हिंदी की बोलियों से भी लेती है। 12 मासा, दोहे, गीत, ये सब चीजें उर्दू में भी मिलती हैं, ये तमाम विधाएं। साहित्यकारों की बात करें तो बहुत बड़ा नाम अफसाने का या कहानी का प्रेमचंद, वो उर्दू में लिखते थे। शुरुआत उनके लेखन की, उनकी शुरुआती कहानियां सब उर्दू में हैं। बाद में उनके नॉवेल और उनके जो कहानियां थी वो हिंदी में भी वो अनुवादित करते रहे। ये 1900 के बाद का जमाना है, इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। जो मैंने कहा कि 2 अलग अलग धारे चल पड़े थे, क्योंकि वहां राजनीति कहीं ना कहीं बीच में आ चुकी थी। उर्दू वाले अपनी अलग पहचान चाहते थे, हिंदी वाले अपनी अलग पहचान चाहते थे, क्योंकि 2 राष्ट्र का कंसेप्ट हमारे दिमाग में आ चुका था। वहां से ये अलग हुआ। उसके पहले की हिंदी से उर्दू की दूरी नहीं है जी। ये जरूर है, अगर मैं ये कहूँ तो मुझे लगता है मैं बहुत गलत नहीं हूँ, कि क्योंकि जो इस्लाम है उसकी जो मजहबी जबान है अरबी जी, अरबी की लिपि उर्दू से मिलती है,
वो स्क्रिप्ट, और हमारी हिंदू धर्म की जो धार्मिक भाषा है संस्कृत देववाणी, उसकी लिपि देवनागरी है। तो कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग में ये धारणा बना देता है कि ये एक वर्ग की जबान है, ये दूसरे वर्ग की जबान है, जबकि संस्कृत से हिंदी तक आते आते बहुत दौर बीत गए। अरबी से फारसी, फारसी से उर्दू, और अरबी से तो उर्दू का कोई ताल्लुक दूर दूर का नहीं है लिपि के अलावा, क्योंकि अरबी बिल्कुल अलग खानदान की जबान है, वो सामी लैंग्वेज है। और हमारी हिंदुस्तान की सारी जबानें संस्कृत और फारसी ये हिंद आर्याई जबानें हैं। अगर कभी आप संस्कृत और फारसी का अध्ययन करें तो दोनों में बहुत समानताएं हैं, लिपि का फर्क होने के बाद भी। तो उर्दू का साहित्य हमारी गंगा जमनी तहजीब को दिखाता है, ये उस समाज को जरूर दिखाता है जिस समाज में उर्दू पली बढ़ी थी, और वो कल्चर मुगलों की वजह से, सल्तनत काल की वजह से वो कल्चर वही था। और अब आज आते आते क्योंकि दोनों को अपनी अपनी शनाख्त चाहिए, अपनी अपनी पहचान चाहिए, तो वो अपने अपने बोलने वाले जो वर्ग उन्हें बोलता है उसके जो मसले हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। जी, बहुत से साहित्यकार ऐसे हैं जिनमें उर्दू भाषी कहते हैं कि ये साहब उर्दू भाषा के साहित्यकार हैं, वहीं हिंदी भाषियों का कहना ये है कि ये हिंदी के साहित्यकार हैं। आपने बहुत कुछ बताया। अमीर खुसरो एक बहुत बड़ा नाम है, और अमीर खुसरो की अगर भाषा देखें, जो उनकी रचनाएं थी उनमें जो भाषा थी उनमें अधिकार हिंदी का ज़्यादा प्रतीत होता है। डॉक्टर दीप्ति भारद्वाज, हिंदी साहित्य सबसे प्राचीन साहित्य कहा जाता है, और साहित्य का जो सृजन हुआ उसके मूल आधार यही थे कि भाषा सरल हो, लोग समझ सकें, और भाषा की गूढ़ता जो है, भाषा का जो जटिलता है उसको कम किया जा सके। आपके शब्दों में हिंदी साहित्य किस तरह का साहित्य है और क्या लक्ष्य रहा है हिंदी साहित्य का? पांडे जी, हिंदी लगातार अपने आप को समृद्ध करती चली, और समृद्धि का ही परिणाम है कि वो आज इस रूप में विकसित है कि हर व्यक्ति उसमें लिख रहा है, हर विषय में वो हर विषय उसमें हिंदी भाषा में आ रहा है। तो ये उसकी भाषा का ही के प्रभाव का और सामर्थ्य को बताता है। और जो सबसे बड़ी बात है कि भाषाएं जब राजनीति का शिकार होती हैं तो दिक्कतें पैदा होती हैं। वामपंथियों ने एक खास तरीके से, खास मकसद से, कम्युनिस्टों ने इस भाषाई आंदोलन को दूसरे रूप में ले जाना शुरू किया, और हिंदी को कमतर और उर्दू को श्रेष्ठतर बताने की एक प्रक्रिया चलना शुरू हुई, और जिसके कारण से हिंदी भाषी लोगों को या हिंदी में काम करने वाले लोगों को हेय दृष्टि से देखा जाने लगा। और इसमें बहुत सारी भूमिका फिर उसके बाद फिल्मों की भी होना शुरू हुई, और फिल्मों में भी पहले हिंदी के भी बहुत अच्छे अच्छे गीत हुआ करते थे, गीतकारों के, मतलब आज अगर बच्चे से पूछिए कि आपका एक अच्छे गीतकार का नाम बताओ तो वो जावेद अख्तर का नाम तो ले लेगा, लेकिन वो कभी माहेश्वर तिवारी, राहुल अवस्थी और इन लोगों के नाम नहीं लेगा, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि आखिर भाषा को समृद्ध करने वाले लोग और भाषा के माध्यम से अपनी संस्कृति को आगे तक पहुंचाने वाले लोगों के लिए अपनी भाषा का क्या महत्व होता है और किस तरीके से उसको करना चाहिए था। और भाषा, ये हिंदी ने अपना विस्तार किया, उर्दू को आश्रय दिया, उर्दू को अपना व्याकरण दिया, और उर्दू को व्याकरण देकर के उसने समृद्धि प्रदान की। कहीं कोई ईर्ष्या और द्वेष नहीं था। और आज भी हिंदी और उर्दू एक दूसरे के साथ आपस में जुड़ी हुई हैं, समाहित हैं, क्योंकि ये भारतीय भाषाएं हैं, इनका विदेशों से कोई संबंध और संपर्क नहीं है। बिल्कुल, प्रत्येक देश के साहित्य की अपनी एक परंपरा होती है, कथा, कथानक, अलंकार योजना और प्रतीक योजना होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदी और उर्दू ये बिल्कुल अलग भाषाएं नहीं हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और आपस में अगर इन्हें सगी बहनें कहा जाता है तो ये बात बिल्कुल सत्य है। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और आपने साहित्य में हिंदी और उर्दू का योगदान विषय पर अपने महत्वपूर्ण विचार हमारे दर्शकों के समक्ष रखे। आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए और इस सारगर्भित चर्चा में प्रतिभाग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।